बोथ हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी आर सीन इन। अब देखो मैं ब्रेस्ट और यूट्रस का पूरा क्लियर कर देता हूँ कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के समय हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होता है और प्लेजिया कम होता है। यूट्रस की ज़रूरत प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती है, जब ज़रूरत होगी तो उस समय हाइपरट्रॉफी कंसीडर किया जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो यूट्रस की ज़रूरत प्रेगनेंसी में होती है तो हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होता है, हाइपरप्लेजिया कम। ब्रेस्ट की ज़रूरत लैक्टेशन में होती है तो उसमें हाइपरट्रॉफी ही होता है केवल, और कुछ नहीं होता। बाकी प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी के समय हाइपरट्रॉफी भी होता है, हाइपरप्लेजिया भी होता है। स्केलेटल मसल है, उस समय जब एक्सरसाइज कर रहे हो स्केलेटल मसल में जो बॉडी बिल्डर होते हैं तो उस समय हाइपरट्रॉफी होता है। सेल के नंबर नहीं बढ़ सकते लेकिन सेल के साइज बढ़ सकता है। ठीक है, और वैसे ही क्या होता है, और ये जो स्केलेटल मसल है, जो स्केलेटल मसल का साइज बढ़ता है ये फिजियोलॉजिकल है। ओके, प्रेगनेंसी प्यूबर्टी ये सब फिजियोलॉजिकल है, लेकिन वही पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन होता है और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जहाँ हुआ है उसके प्रायर एरिया में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाता है। ठीक है, तो ये पैथोलॉजिकल है, लेकिन केवल हाइपरट्रॉफी होता है ना। इसमें पूछा हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया किस में देखा जाता है, तो यूट्रस में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों देखा जाता है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ड्यूरिंग द लैक्टेशन इज वनली एग्जांपल ऑफ हाइपरट्रॉफी। सो इस केस में हम देखते हैं दोनों। ठीक है, आंसर सही है। ये तो हाइपरट्रॉफी है, ये भी हाइपरट्रॉफी है, हाइपरप्लेजिया भी नहीं, हाइपरप्लेजिया भी नहीं, हाइपरप्लेजिया भी, सारे के सारे ये रेस्ट ऑफ ऑल इज हाइपरट्रॉफी। and this is a only option where hypertrophy and hyperplasia both coexist. Okay, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। द फेंटोन रिएक्शन, फेंटोन रिएक्शन याद है आयरन का इन्वॉल्वमेंट होता है। लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लीड टू फ्री रेडिकल जनरेशन। कौन से फ्री रेडिकल जनरेशन? हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल का जनरेशन करता है। इसमें बोला है कि रेडिएंट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द वाटर, नॉट ओनली वाटर इज इवॉल्व एंड वाटर भी नहीं इवॉल्व होता है, H2O2 इन्वॉल्व होता है फेंटोन रिएक्शन में। H2O2 इज फाउंड बाय माइलोपेरोक्सिडेज। H2O2 का फॉर्मेशन नहीं होता है फेंटोन रिएक्शन, फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल का, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल का। आयरन जो Fe2+ फॉर्म में होता है वो Fe+3 फॉर्म में जाता है। यस, दिस इज करेक्ट। नाइट्रिक ऑक्साइड का परऑक्सी नाइट्रेट आयन, ये एनायन, ये भी गलत है, तो ये इसका ऑप्शन जो है वो ये सही है। इसका रिएक्शन जो होता है वो H2O2 प्लस Fe2+ Fe2+ Fe3+ और H2O2 जो होता है वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो होता है वो देता है। अब इसका थोड़े से बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल इंजरी में। फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका फॉर्मेशन रेडिएशन, रिपरफ्यूजन इंजरी, हैवी मेटल इंजरी से होता है। हैवी मेटल इंजरी, इन सब से क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये क्या करता है, ये फाइट करता है इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल। ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में बदलता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में बदलता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल में बदलता है विद द हेल्प ऑफ फेंटोन रिएक्शन। ये ट्रांजिशनल मेटल आ गया, ये मोस्ट डेंजरस होता है। फिर रेडिकल जो होता है वो डीएनए डैमेज करता है, प्रोटीन एंड लिपिड इन सब का डैमेज करता है। इससे लिपिड पर ऑक्सीडेशन होता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। इसको ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन कहते हैं, जिससे सेल डेथ होता है। अगर प्रिवेंशन की बात करें तो फ्री रेडिकल का विटामिन से होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, ट्रांसफेरिन एंड सेलुलर प्लाज्मिन। एंजाइम से होता है ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज। कैटालेज ये H2O2 है ना, H2O2 को ही कन्वर्ट कर देगा तो ये बनेगा ही नहीं। तो H2O2 को कैटालेज जो होता है वो H2O में कन्वर्ट कर देता है, H2O2 को H2O में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन विद ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन विद द हेल्प ऑफ द ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज। इसका आंसर जो हो जाएगा वो फेंटोन रिएक्शन पूछा है तो इसका आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, The bone marrow of the organ donor are cultured in vitro at 37 degrees Celsius in presence of recombinant erythropoietin. A photograph of a typical breast forming unit is shown in the image. This colony committed to erythrocyte pathway of the differentiation represent an example of which of the following physiological adaptation to the transmembrane segment. तो इसका आंसर जो है वो हाइपरप्लेजिया होता है। क्यों? जैसे एक फिजियोलॉजिकल एग्जांपल देखें तो जैसे जो पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो रिकॉम्बिनेंट मतलब वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया जो होता है वो देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, hypoxia is a common cause of cell injury and all of the following are mentioned are the causes of hypoxia except। देखो हाइपोक्सिया के जो कॉजेज होते हैं वो 4 कॉजेज होते हैं। सबसे पहला देखो यहाँ से ऑक्सीजन जो है उसी की एंट्री जो है वो कम है,
पहला कॉज ये हो जाता है जिसको हम हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कहते हैं, जो कि हाई एल्टीट्यूड सीओपीडी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज राइट एंड लेफ्ट स्टंट इसकी वजह से होता है। दूसरा जो हाइपोक्सिया होता है वो एनेमिक हाइपोक्सिया होता है। एनेमिक हाइपोक्सिया का जो होता है वो एनीमिया की वजह से होता है, अल्टर्ड हेमोग्लोबिन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और मेट हेमोग्लोबिन सिंथेसिस उसकी वजह से होता है। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया इसमें इस्कीमिया की वजह से या कंजेशन की वजह से होता है। और चौथा जो होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया जो कि साइनाइड की वजह से होता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया इस्कीमिया, यस इस्कीमिया कॉज होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये भी होता है। अब तुमने ये नहीं पढ़ा कि रिस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियो रिस्पिरेटरी फेलियर मतलब कार्डियक फेलियर और रिस्पिरेटरी फेलियर इसके द्वारा भी हाइपोक्सिया होता है। तो यानी इससे भी होता है, तो यानी सबसे होता है। कोई ऐसा एग्जांपल नहीं जिससे ना होता, तो ऑप्शन जो हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ओके, थैंक यू। In cell death, myelin figure are derived from. Myelin figure are derived from सेल मेम्ब्रेन। ओके, कैसे? तो देखो, जब सेल रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, जब यहाँ पे एटीपी जो होता है एब्सेंट हो जाता है, सोडियम अंदर आता है, तो वाटर भी अंदर आता है। वाटर के अंदर आने की वजह से सेल मेम्ब्रेन में ब्लैक फॉर्मेशन होता है, माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है तो लॉस्ट हो जाते हैं, और जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, ये भी डीनेचर्ड हो जाता है। तो इसका कुछ पार्ट जो होता है वो अंदर आ जाता है और ये फॉर्मेशन करता है curl upon itself inside the cell that is lead to the formation of myelin figure. Myelin figure is made up of phospholipid. तो इतना याद रखना। तो ये कहाँ से है? सेल मेम्ब्रेन से ही तो है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मैक्रोफाज इनगल्फ डिफरेंट सेल्स, और एक फिगर दिखाया गया है, ये वो फिगर है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा प्रोसेस है, फैगोसाइटोसिस है, इम्पेरियोपोलिसिस है, इम्पेरियोपोलिसिस है, किलिंग है कि साइटोटॉक्सिसिटी है। तो ये इम्पेरियोपोलिसिस है। ठीक है, इम्पेरियोपोलिसिस का मतलब क्या होता है कि मैक्रोफाज ने क्या किया, एक सेल को इनगल्फ किया अपने अंदर, और वो सेल को कुछ अल्टर नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वैसे का वैसे ही रखा रहेगा, और बाद में उसको बाहर की तरफ कर देगा। ठीक है, एक्सक्रीट आउट कर देगा। तो ये जो होता है वो रोजाई डॉर्फन डिजीज में जो होता है वो देखा जाता है। तो इसका आंसर ये बस याद करना था, इम्पेरियोपोलिसिस इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ऑल आर द फीचर ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी एक्सेप्ट। रिवर्सिबल सेल इंजरी में ब्लैक फॉर्मेशन होता है। कैसे? क्योंकि वाटर का एक्युमुलेशन हो जाता है, सेलुलर स्वेलिंग होती है, उसकी वजह से। सेल स्वेलिंग को हाइड्रोपिक चेंज भी कहते हैं, हाइड्रोपिक चेंज भी कहते हैं, और क्लाउडी स्वेलिंग भी कहते हैं। इसका मैनिफेस्टेशन होता है ब्लैक फॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लैक फॉर्मेशन के साथ साथ ऑर्गेनल स्वेलिंग होती है। तो ऑर्गेनल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग होती है। साथ साथ डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटीपी कम है, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन हो जाती है और राइबोसोम का फंक्शन कम हो जाता है, इसलिए डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग भी होता है, ब्लैक फॉर्मेशन भी होता है, डीअटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम भी होता है। तो यही केवल नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।